Hello students, welcome to your own YouTube channel Oceanic Maths Infinity, a channel dedicated to maths learning. Today we are going to start our next session based on NCERT exercise 1.4. तो हम NCERT exercise 1.4 सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स स्टडी करते हैं. Now coming to the topic, we start from वेन डायग्राम. तो डियर स्टूडेंट्स, आप वेन डायग्राम से क्या समझते हैं? वेन डायग्राम का नाम ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पे रखा गया है. वेन डायग्राम क्या काम आता है? वेन डायग्राम हमें सेट्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है. अगर हमें सेट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना हो तो हम वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं. और वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है सेट्स के ऑपरेशंस को समझने के लिए. तो वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट के लिए यू का यूज करते हैं और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम ओवरलैपिंग सर्कल्स का यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वेन डायग्राम? ए वेन डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो वेन डायग्राम सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. Using rectangles and overlapping circles to show the relationships between them. अगर हमें सर्कल्स में यानी टू सेट्स में रिलेशनशिप शो करना है तो हम ओवरलैपिंग सर्कल्स यूज करते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में हमने U से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया है और ये जो सर्कल्स हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स, इनसे हमने सेट A और सेट B को रिप्रेजेंट किया है. तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे सेट A और सेट B ने इस यूनिवर्सल सेट के रीजन को, इसके पूरे अक्षेत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. 4 पार्ट्स का मतलब है जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, ये रीजन नंबर 1 है और ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 3 और ये रीजन नंबर 4 है. तो ये जो रीजन्स हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं. तो चलिए हम आपको ये विशेषताएं समझाते हैं. जैसे रीजन 1 क्या डिनोट करता है? तो रीजन 1 रिप्रेजेंट करता है, रीजन 1 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन ए. तो 1 में क्या है कि वे एलिमेंट्स जो केवल सेट ए में हैं, जो केवल सेट ए में हैं, ऐसे एलिमेंट्स को रीजन 1 रिप्रेजेंट करता है, केवल ए में. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ए में तो रीजन 2 भी इंक्लूड है, लेकिन बच्चों मैंने बोला ओनली ए. ओनली ए का मतलब है केवल ए में होना चाहिए, उसमें बी इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने लिखा कि रीजन 1 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन ए. सिमिलरली रीजन 2 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स. रीजन 2 में क्या है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, रीजन 2 में वे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं, यानी दोनों का कॉमन पार्ट है रीजन 2. तो रीजन 2 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी. इसके बाद आता है रीजन 3. रीजन 3 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन बी. तो जैसे हमने बोला कि रीजन 1 केवल सेट ए में है, सिमिलरली रीजन 3 ओनली सेट बी से बिलोंग करता है. रीजन बी में सेट ए का कोई भी पोर्शन या कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं है. अब हम आते हैं रीजन 4 पे. रीजन 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? रीजन 4 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन नीदर ए नॉर बी. तो रीजन 4 ये है बच्चों. तो रीजन 4 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो न तो सेट ए के सर्कल में कहीं नजर आ रहा है, न सर्कल बी में कहीं नजर आ रहा है. वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, लेकिन ए सेट और बी सेट से आउटसाइड लाई करता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि रीजन 4 कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन नीदर ए नॉर बी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेशन, सम ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो वेन डायग्राम को समझने के बाद अब हम आते हैं टॉपिक पे, जो है सेट्स का ऑपरेशन. जो फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने नंबर सिस्टम पे, नंबर्स पे ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी किया है. तो नंबर्स पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं? जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है. ये 4 टाइप्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं नंबर्स पे. सिमिलरली हम सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से एक तो है हमारा ऑपरेशन यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो यहां हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो यूनियन का क्या मतलब है बच्चों? तो अगर हमें सेट्स का यूनियन करना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझना होगा.
ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, इसका मतलब है यूनियन, तो ये यूनियन का सिंबल है। तो ए यूनियन बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, ये उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो एलिमेंट्स या तो सेट ए में है या सेट बी में है। तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम प्लस कर दें, उनको कंबाइन कर दें, उनका सम्मिलन कर दें, तो इस तरह से हमें जो सेट मिलेगा उस सेट को यूनियन ऑफ टू सेट्स कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी का करीब करीब वैसा ही मतलब है जैसे हम ए और बी को प्लस करते हैं। तो प्लस करने का मतलब उनको एक तरह से ऐड कर देते हैं, उनके सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो इस ढंग से हम ए यूनियन बी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको वेन डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वेन डायग्राम में तो बड़ा ही सिंपल है। जैसे हमने एक सर्कल यूज किया सेट ए के लिए, दूसरा सर्कल हमने यूज किया सेट बी के लिए, और अगर हमें ए यूनियन बी करना है तो इसमें कंप्लीट रीजन जो सेट ए से बिलोंग करता है वो इंक्लूड हो जाएगा और कंप्लीट रीजन जो सेट बी से बिलोंग करता है वो इंक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ए यूनियन बी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब यूनियन का ये मतलब हो गया सीधा सा कि वो एलिमेंट या तो सेट ए में है या सेट बी में है, सीधी सी बात है। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ए यूनियन बी इजीली समझ सकते हैं, जो कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी यूनियन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यूनियन में क्या होगा कि जब हमें टू सेट्स का यूनियन करना हो, जैसे यहां पे सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 5 और सेट बी गिवन है 3, 5, 6, 9। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें ए यूनियन बी करना हो तो क्या करेंगे, पहले आप ए के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, 2, 3, 5, फिर सेट बी के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे क्योंकि इनको मिक्स करना है, प्लस करना है, ज्वाइन करना है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी सेट लिखा जाता है तो जनरली उसके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो हमने फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखा 1, 2, 3, 5, लेकिन सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है। अगर उसको हम राइट डाउन करें तो 3 तो हम पहले से लिख चुके बच्चों, तो 3 को रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है, ये इमैटेरियल है। तो फिर क्या करेंगे, हम अगला एलिमेंट देखें जो कि 5 है, लेकिन 5 भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 को भी दोबारा लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसके बाद हम अगला मेंबर जो कि 6 है वो राइट डाउन कर सकते हैं, अगला 9 है, और फिर इन सबको करली ब्रेसेस में इंक्लोज कर सकते हैं, तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल है। ए के सभी एलिमेंट्स को लिखिए, बी के सभी एलिमेंट्स को लिखिए इकट्ठा, उनको कोमाद से सेपरेट करना है, करली ब्रेसेस में इंक्लोज करना है, और जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको एक बार लिखना होता है। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो अब आप इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस बेसिक ऑपरेशन यूनियन के बाद बच्चों अब हम स्टडी करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको कैसे रीड करते हैं, इंटरसेक्शन, तो हम ऐसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसमें क्या होगा कि हम वो एलिमेंट्स लेंगे जो सेट ए एंड सेट बी से बिलोंग करते हो। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये जो वर्ड है एंड और यूनियन में जो वर्ड था और, इन दोनों को समझना जरूरी है। जैसे हमने बोला था अभी यूनियन के बारे में, जब मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया, तो इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, व्हाट डज इट मीन, इट मींस x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ कि वे सारे एलिमेंट या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे यूनियन के, या फिर सेट बी से बिलोंग करेंगे, ऐसा हमने लिखा था। लेकिन अब इंटरसेक्शन के बारे में क्या, इंटरसेक्शन के बारे में, इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, this implies that x belongs to A and x belongs to B। तो प्यारे बच्चों, इस वर्ड में इसकी डेफिनेशन छुपी है इंटरसेक्शन की। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है, एंड का मतलब है कि ये कंपलसरी है कि वो सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इसका प्यारे बच्चों ये मतलब होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो उसमें वो एलिमेंट सेट ए से भी बिलोंग करना चाहिए एंड वो एलिमेंट सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। एंड का मतलब है कि वो कंपलसरी है, दोनों सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस ढंग से आप देख पाएंगे कि दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे लिखा गया है और ए बी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब करीब करीब ऐसा ही है जैसे हम ए प्लस बी बोले, इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भी करीब करीब वैसा ही है जैसे हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई करें, उसको ए बी से भी हम डिनोट कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। अगर कोई सेट हमारे पास ए है 1, 2, 3, 5 और सेट बी हमारे पास है 3, 5, 6, 9 और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन डिफाइन करना है। तो इंटरसेक्शन तो बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है बच्चों। क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखने पड़ेंगे बस, जो ए एंड बी दोनों में एग्जिस्ट करते हो। एंड का मतलब है दोनों में। तो फिर 3 यहां है और 5 यहां भी एग्जिस्ट करता है, यहां भी एग्जिस्ट करता है। तो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो 3, 5 को कोमा अप्लाई करते हुए करली ब्रेसेस में इंक्लोज कर देंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। और प्यारे बच्चों, अगर ए इंटरसेक्शन बी को हमें वेन डायग्राम से शो करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे ये वेन डायग्राम से यहां दिखा रखा है। और अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको इसको सेपरेटली शो कर देता हूं कि जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है और आपको इनका इंटरसेक्शन देखना है। तो प्यारे बच्चों, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शो किया है। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि कॉमन पार्ट, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आप इनका वेन डायग्राम से विजुअलाइजेशन भी समझ चुके हैं, इनकी डेफिनेशन आपने की, एग्जांपल से हमने इनको सोल्व किया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो एक ऑपरेशन और आता है बच्चों जो सेट्स पे अप्लाई किया जाता है यूनियन और इंटरसेक्शन के अलावा, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन। तो प्यारे बच्चों, जब हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। विदाउट यूनिवर्सल सेट हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन नहीं कर सकते। तो जैसे हमें किसी सेट का यूनिवर्सल सेट पता है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उस सेट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों, मैं एक वेन डायग्राम से जैसे यहां दिखाया गया है तो मैं इसको अलग से फिर शो कर देता हूं। तो जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम से, और कोई एक इसका सबसेट है सेट ए, और हमें ये रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो सेट ए में नहीं है, सेट ए से बिलोंग नहीं करता। हमें यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जिसमें सेट ए का कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, उसी को हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, इसको हम विजुअलाइज करें तो आप देख रहे हैं कि शेडेड पोर्शन जो है वो सेट ए से बाहर है। सेट ए के सर्कल से बाहर हम ले रहे हैं आउटसाइड सर्कल ए, जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो सेट ए से आउटसाइड में यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा अंदर वाला सर्कल ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बच्चों, हम कोई एग्जांपल लें तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इजीली बता सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट ले लिया, और ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5। आपको ए कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट के वे सभी एलिमेंट्स ले लेंगे, ए वाले सभी एलिमेंट्स को छोड़कर। तो ए में है 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 को आप एलिमिनेट कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो फिर आपको ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 1 जो कि यहां पे लिखा गया है, अगला आपको मिलेगा 4 जो कि यहां लिखा गया है, फिर 6 जो कि यहां लिखा गया है, फिर 7 जो कि यहां ले लिया गया है। तो इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अगला हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जैसे मैंने बोला कि सेट्स पे ऑपरेशन करीब करीब वैसे ही हो रहे हैं जैसे हम नंबर्स पे करते हैं, तो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम डिफरेंस ऑफ सेट्स भी कर सकते हैं। और डिफरेंस ऑफ सेट्स का भी करीब करीब वही मतलब है जो नंबर सिस्टम में है। जैसे यहां पे लिखा गया है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो प्यारे बच्चों, जरा समझना, यदि x a माइनस बी से बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट a माइनस बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x बिलोंग्स टू a, बट ध्यान रखना कि यह कंपलसरी है, बट x डज नॉट बिलोंग टू b। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई एलिमेंट अगर a माइनस बी में है तो वो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा, यानी b का कोई एलिमेंट नहीं लेना, यानी b को एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो जब उसको हटाना है तो उसका कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ ए का इंक्लूड करेंगे। तो इस ढंग से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और वेन डायग्राम इसके लिए बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हमें देता है। जैसे 2 सेट्स हैं ए एंड बी, और आपको देखना है ए माइनस बी। ये मान लीजिए सेट ए है, ये बी है, और हमें देखना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में से बी को हटा देना है, तो जो ए बचेगा वही ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी को हटा दीजिए जरा, तो ए का कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा रे बच्चों,
ए का ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। और बी सेट आपको उधर दिखाई दे रहा है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी भी इंक्लूड है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी सेट बी का ही तो एक पार्ट है। तो फिर सेट बी को तो हमें रखना ही नहीं है, सेट बी को हटा दीजिए। ए माइनस बी का मतलब बी को हटाओ, ए को रखो। तो फिर बी को हटाएंगे तो ए का केवल इतना ही पोर्शन बचेगा जो यहां इंडिकेट किया गया है, शो किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए वेन डायग्राम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो सेट से रिलेटेड हैं उनको वेन डायग्राम के यूज से हम पलक झपकते ही सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना सब होने के बाद आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इफ ए इज 2, 4, 5, 7, 11 and set B is 5, 11, 15, 17, then A minus B can be defined all elements of A but elements are not in B। तो A में होने चाहिए, B में नहीं होने चाहिए, तो आप B को हटा दीजिए। तो B को अगर हटाएंगे तो 5, 11, 15, 17 ये नहीं होने चाहिए। 5, 11, 15 और 15 तो A में भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिनमें 5 और 11 को छोड़ दिया जाएगा। तो 2, 4, 7 तीन एलिमेंट बचेंगे जो कि ए माइनस बी में आएंगे। तो इस ढंग से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिफाइन कर सकते हैं। फिर मैं इवेंचुअली आपको बताऊं कि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बच्चों। बी को हटाना है, ए को रखना है। ए के वे सारे एलिमेंट रखने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बी में नहीं होने चाहिए वो, अगर बी में है तो हटाओ उनको, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में टॉपिक नहीं है, तो जो जेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा काम का है, लेकिन जो मैथ्स लवर हैं उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि जितना हमें नॉलेज हो उतना ही कम होता है। तो फिर हम सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम ए डेल्टा बी ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या इंटरेस्टिंग है, सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ईदर ए और बी बट नॉट टू बोथ। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वे सभी एलिमेंट्स जो या तो सेट ए से बिलोंग करते हैं या सेट बी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बट ए और बी के इंटरसेक्शन से बिलोंग नहीं करते, बट नॉट टू बोथ। ये ध्यान रखना है, जो दोनों के कॉमन है ना वो नहीं लेने हैं आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये मतलब होगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें बच्चों, जो कि यहाँ गिवन है लेकिन फिर भी मैं डायग्राम सेपरेटली शो कर रहा हूँ, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ये हमारा सेट ए है, ये बी है, आपको डिफाइन करना है ए सिमेट्रिक बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को अगर डिफाइन करना है तो उसमें ए के सभी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और बी के सभी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट इंक्लूड ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देना है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम छोड़ दें तो इस ढंग से हम ए सिमेट्रिक बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। और ये हमें इंक्लोज्ड करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में, यानी कि इसको हम रेक्टेंगल के अंदर इंक्लोज करेंगे तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ये दोनों यू के सबसेट्स हो जाएंगे जो कि हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। तो इस ढंग से अब आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को हम एक दूसरे ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं। वो क्या होगा कि जैसे आप इधर वाले शेडिड पोर्शन को देखें बच्चों, जो मैंने डबल शेडिड जिसको मैं कर रहा हूं, तो डबल शेडिड है, इसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी हमने स्टडी किया था कि ये ए माइनस बी है। और जो ग्रीन पोर्शन है उसको मैं डबल शेडिड कर दूं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बी माइनस ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि हम a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब प्लस कर दें, उनको सम्मिलन कर दें, उनको मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, उन दोनों का यूनियन करते ही a सिमेट्रिक डिफरेंस b मिल जाएगा। ठीक है, तो a सिमेट्रिक b को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो गया। एक इसको रिप्रेजेंट करने का और भी ढंग है, वो क्या है, अगर आप a यूनियन b डिफाइन करें तो वो क्या होगा, a यूनियन b में a माइनस बी भी आएगा, a इंटरसेक्शन b भी आएगा और b माइनस ए वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो फिर बच्चों a यूनियन b में से हम a इंटरसेक्शन b माइनस कर दें, ठीक है, तो फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस b को एक दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं a यूनियन b लूं, a यूनियन b को दिखाने के लिए मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं। रेड कलर का मतलब हो गया बच्चों, जैसे ये पोर्शन जिसमें सेट A इंक्लूड है और A इंटरसेक्शन B भी इंक्लूड है और सेट B भी इंक्लूडेड है, तो ये A यूनियन B आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जहां जहां आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है वो सारा पोर्शन, वो सारा रीजन A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम
ए सिमेट्रिक बी को डिफाइन करना चाहते हैं ए यूनियन बी की टर्म्स में, तो ए यूनियन बी आपको लिखना पड़ेगा। ए यूनियन बी में वो पोर्शन भी इंक्लूडेड है जो ए इंटरसेक्शन बी है, बीच वाला कॉमन पोर्शन है ए एंड बी का, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। तो यदि हम ए यूनियन बी में से कॉमन सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉमन वाला पोर्शन, तो क्या बच जाएगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें, तो फिर हमें ए सिमेट्रिक बी मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम अलग अलग ढंग से इसको विजुअलाइज करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अब हम चलते हैं डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर। तो डिसजॉइंट सेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। एक बात का ध्यान रखें बच्चों, जब हम सेट्स पे ऑपरेशन करते हैं ना तो हमें सेट ही मिलता है, ये नहीं कि कोई नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम a माइनस बी करें, a एंड b बोथ आर सेट्स, और a माइनस बी करें और इक्वल टू 0 आ जाए। नो, कोई नंबर नहीं आएगा, कोई सेट आएगा। वो अलग बात है कि हमें 0 मिलेगा तो 0 एज एन एलिमेंट मिलेगा किसी सेट का। हो सकता है वो सिंगलटन सेट हो जिसका एक एलिमेंट 0 हो, लेकिन हमें सेट मिलेगा क्योंकि ये ऑपरेशंस हम सेट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखें। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि जिन सेट्स का इंटरसेक्शन 5 होता है। 5 का मतलब जिन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो, कोई भी रीजन कॉमन नहीं होता। अगर हम उनको वेन डायग्राम से विजुअलाइज करें तो इस तरह के सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। और डिसजॉइंट सेट्स को वेन डायग्राम से शो करना बड़ा ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग है। तो कैसे आपको शो करना पड़ेगा, इसके लिए आप टू सेट्स ए एंड बी लिखिए और उनको बिल्कुल अलग अलग बना दीजिए। डिसजॉइंट, कुछ भी ज्वाइन मत कीजिए, ओवरलैप मत कीजिए सर्कल्स को। तो इस ढंग से आप डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डिसजॉइंट सेट्स के लिए अभी अभी मैंने बताया कि उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इतना सब समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो इसमें सेट x गिवन है, सेट y गिवन है, और आपको x और y का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर x यूनियन y आपको निकालना है तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले x के सभी एलिमेंट्स राइट डाउन करेंगे जो कि हैं 1, 3, 5। फिर हमें सेट y के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, लेकिन जो पहले लिखे जा चुके हैं उनको दोबारा लिखना बिल्कुल इनमेटीरियल रहेगा। तो फिर आगे आता है 1 पहले लिखा जा चुका, तो अब 1 को नहीं लिखेंगे। फिर y का दूसरा एलिमेंट है 2 इनमें कहीं नहीं है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3 हम पहले लिख चुके हैं तो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यही सेट x और y का यूनियन कहलाएगा। तो इस ढंग से हम दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू AEIOU, ये 5 वोवल्स हैं, और b क्या है, b में एलिमेंट्स हैं ABC। तो आपको दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या आएगा बच्चों, यहां हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो सभी वोवल्स को लिखेंगे जो कि सेट ए के मेंबर्स हैं, AEIOU, ये सभी लिखे हमने। फिर बी के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो पहला ए आता है, तो ए हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना। ए के बाद बी आएगा, बी वोवल नहीं होता तो उसको इंक्लूड करना है। फिर सी है और सी भी वोवल नहीं है, यानी कि पहले लिखा हुआ नहीं है, इसलिए सी को भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ये ए और बी का यूनियन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेट ए यूनियन सेट बी। तो ये सेकंड पार्ट को यहां हम सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान दीजिए कि इसमें सभी नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो इंक्लूडेड हैं सेट ए में। और सेट बी में क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे पहले वाला जो सेट है वो आप देखते हैं कि कौन सा सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और जो सेकंड हमारा सेट है वो फाइनाइट है, लेकिन वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके दोनों का यूनियन सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी को आप डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, यानी पहले वाला सेट लिख दें कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, एंड x is a multiple of 3, तो multiple of 3 and less than 6। यहां पे एंड नहीं लिखना पड़ेगा बच्चों। मैंने आपको बोला था कि जब आप यूनियन को डिफाइन करते हैं तो वहां और आता है, OR, और। तो यहां पे आप यूज करेंगे कि x A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड का मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और का मतलब है कि वो नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 भी होने चाहिए, और लेस देन 6। तो यहां पे हम एंड का यूज नहीं करेंगे। एंड अगर यूज करेंगे तो फिर वो इंटरसेक्शन हो जाएगा टू सेट्स का, तो हमें और यहां पे राइट डाउन करना है।
इसमें आप सीधा सा समझ सकते हैं, एक बार फिर आपको बताता हूं मैं। जैसे यूं लिखा हुआ है ना, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आपको लिखना है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और अगर ये लिखा हुआ है इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब प्यारे बच्चों आपको लिखना है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इस एंड और इन दोनों से पता चलेगा कि वो सेट हमारा यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। लेकिन हमें यहां दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने लिखा कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6, कि या तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर लेस देन 6 होना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये दोनों में लिखा गया है। तो इस ढंग से हम इसको a यूनियन b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 6। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट में सेट ए को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 to 6 होने चाहिए। तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स की। 2, 3, 4, 5, लेस देन और इक्वल टू 6, तो 6 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है। उसके बाद हम चलते हैं सेट बी पे। सेट बी क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6। 6 से ग्रेटर देन 7 होता है नेचुरल नंबर, और ये 10 से लेस देन होना चाहिए। तो 7, 8, 9 ये तीनों इसके मेंबर्स होंगे। अब आपको दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन निकालना तो बड़ा सिंपल है। ए के सभी एलिमेंट्स को लिखो, 2, 3, 4, 5, 6। बी के सभी को लिखो, अगर रिपीटिशन हो गया है तो उसको अवॉइड कर दो, बस इतना सा है। तो यूनियन के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। एक यूनियन के बारे में ये और वर्ड यूज करके हम इसको डिफाइन करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इतना सब अगर आप ध्यान रखते हैं, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में क्या है, ए इज द सेट इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो प्यारे बच्चों, हमें ए और बी का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। इसका ये मतलब है कि सेट ए यूनियन बी क्या है, बी हमारा 5 है। तो अगर आप पहले यूनियन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ए के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो ए के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर उसमें 5 के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। अब 5 में कुछ है ही नहीं, तो इंक्लूड क्या करेंगे, फिर तो ए वाले एलिमेंट्स ही रहेंगे, और ए वाले एलिमेंट्स ही अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ए यूनियन 5 ए के इक्वल आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ए यूनियन 5 को आप डिफाइन कर सकते हैं इक्वल टू ए। ये ध्यान रहे, ये एक सेट की प्रॉपर्टी होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, इनको स्टडी करेंगे, बहुत सारी सेट्स की या उनके ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज। यहां हम इस लेक्चर में केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इज इक्वल टू सेट ए कोमा बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो प्यारे बच्चों, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, आपको बताना है कि क्या सेट ए बी का सबसेट है, और फिर आपको यूनियन बताना है। तो सबसेट का और यूनियन का एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहले ये बताइए आप कि क्या ए बी का सबसेट है। ए बी का बच्चों सबसेट कब होगा, ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करेंगे। या मैंने एक आपको तरीका और बताया था कि जब कोई सेट किसी दूसरे का सबसेट देखना हो तो करली ब्रेसेस को एक बार रिमूव कर दीजिए, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अगले सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, उससे बिलोंग करने चाहिए। तो अगर इसमें करली ब्रेसेस को आप रिमूव कर दें तो ए और बी बचेगा, अगले सेट में ए और बी एज एन एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ए भी एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बी भी करता है। तो प्यारे बच्चों, नो डाउट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप ए के सभी एलिमेंट्स को राइट डाउन कीजिए, ए बी। बी के सभी एलिमेंट्स को लिखिए ए बी। तो ये पहले से ही लिखे जा चुके, तो रिपीट नहीं करने, सिर्फ सी अलग है जिसको आप लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा, ए बी सी। और ध्यान दीजिए, ये ए बी सी क्या है, सेट बी है। दिस इज इक्वल टू सेट बी। तो प्यारे बच्चों, यदि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी को आप डिफाइन करें तो ए यूनियन बी विल बी सेट बी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, और यहां हमने इसको सोल्व भी किया है। और इसी प्रॉपर्टी को बच्चों अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो समझना और भी इजी हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम सबसेट्स को सर्कल्स से शो करते हैं। तो पहले हमारा सेट है सेट ए, सेट ए, और प्यारे बच्चों फिर है सेट बी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेट ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब है कि वो बी वाला जो सेट है उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी इससे बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो हम वेन डायग्राम से सबसेट्स को ऐसे दिखा सकते हैं, जो सर्कल अंदर आता है ना वो उसका सबसेट होता है, और हर सर्कल अपना, हर सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, तो फिर ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन अगर आप इनका यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब दोनों को मिला के लिखेंगे,
तो रीजन से आप देख सकते हैं बी वाला रीजन आ जाएगा दोनों को ज्वाइन करते ही, ए और बी को, ठीक है। तो ये हमें सेट बी मिल जाएगा, इसलिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। तो इस ढंग से आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो वही जो पीछे हमने पढ़ा था सेकंड क्वेश्चन में, उसी प्रॉपर्टी को दोहराया गया है। अगर ए बी का सबसेट है तो हम इसको दोबारा कर देते हैं बच्चों। वेन डायग्राम से अगर आप दिखाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए अगर बी का सबसेट है तो बी वाला बड़ा सर्कल होगा और ए उसके अंदर होगा। अब ए बी का सबसेट हो गया, अब ए यूनियन बी देखना है आपको। ए यूनियन बी का मतलब मिला के लिखेंगे तो सेट बी नजर आएगा, तो जो कि सेट बी है। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज सेट बी। तो इस ढंग से हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर बच्चों आपसे पूछा जाता कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो दोनों का कॉमन क्या होता? कॉमन फिर ए वाला सर्कल होता, सेट ए होता। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते इसी केस में, तो वो सेट ए कहलाता। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ए। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज सेट 1 2 3 4, बी इज सेट 3 4 5 6, सी इज सेट 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10, फाइंड। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ या तो 2 सेट्स का यूनियन निकालना है या 3 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। तो इसमें मैं आपको पहले 2 सेट्स का यूनियन में से कोई भी एक पार्ट सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी आपके होमवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें जैसा एक पार्ट मैं समझाता हूँ बाकी सभी पार्ट्स वैसे ही सोल्व होंगे। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर 3 सेट्स हों, उन पे ऑपरेशन यानी कि यूनियन का ऑपरेशन है, तो एक पार्ट मैं इसमें से सोल्व करूंगा, तो दोनों का आपको समझ आ जाएगा। फिर आप बाकी बचे हुए पार्ट्स अपने आप योर सेल्फ सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किसी एक पार्ट पे, मैं आपको थर्ड पार्ट समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैंने रेंडमली थर्ड पार्ट लिया जिसमें आपको बताना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या करेंगे, पहले सेट बी के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे बच्चों। तो बी के एलिमेंट्स हैं क्या, 3 4 5 6। फिर आपको क्या करना है, सी के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन जो रिपीट पहले से लिखे जा चुके हैं उनको रिपीट नहीं करना। लिखना तो है लेकिन एक बार, रिपीट नहीं करना। तो अब सी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि है 5। तो 5 तो बच्चों आ चुका, तो नहीं लिखेंगे। फिर 6 है, 6 भी आ चुका। फिर 7 है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, तो इसको हम लिख देंगे। इस ढंग से हम बी यूनियन सी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनमें से किसी एक पार्ट को, जो 3 सेट्स पे ऑपरेशन है यूनियन का, उसको सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम 7th पार्ट को सोल्व कर देते हैं। अब 7th में आपको क्या बताना है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो प्यारे बच्चों, वैसे हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब 3 सेट्स पे यूनियन ऑपरेशन किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वैसे तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है सेट्स में, जैसे ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे हम नंबर सिस्टम्स पे अप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम सेट्स के ऑपरेशंस पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 3 सेट्स के यूनियन पे अप्लीकेबल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखा जा सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आप जो ब्रेसिस इन तीनों में से किन्हीं भी 2 को ब्रेसिस में इंक्लोज्ड कर सकते हैं। जैसे आपने ए यूनियन बी किया, फिर यूनियन सी हो गया, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हैं बी यूनियन सी को आपने ब्रेसिस में इंक्लोज कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं और ये इसके इक्वल होती हैं। तो ए बी सी तीनों का अगर यूनियन लेना हो तो या तो इसके इक्वल आएगा या इसके इक्वल आएगा। और या सीधी सी बात है कि आप उन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको उनका सम्मिलन कीजिए, और जो रिपीट हुए हैं उनको 2 बार नहीं लिखना, 1 बार तो लिखना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है उनको, लेकिन रिपीट नहीं करना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी में क्या होगा, पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिखिए। तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 4 5 6। अब सी के सभी एलिमेंट्स लिखिए। सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। 5 6 लिखे जा चुके, इसलिए दोबारा नहीं लिखने हैं। 7 8 अलग हैं, वो हमने लिखे हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेट डी पे, और डी के एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10। अब 7 8 हम लिख चुके, तो 9 और 10 बचते हैं, उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस ढंग से बच्चों ये बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली आप ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम 4th क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो 5th में बच्चों क्या करना है आपको कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 2 सेट्स गिवन थे, उन पे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया। यहाँ पे क्या है
कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सेट्स गिवन हैं आपको उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन से हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन आपको देखना है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाऊं कि इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, व्हाट डज इट मीन? इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसमें एंड का यूज होता है, यानी कि कॉमन a और b दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ आपको कॉमन देखने हैं, तो कॉमन क्या है? 1 एंड 3, 1 एंड 3, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 यहाँ, तो ये कॉमन है। तो फिर आप कह सकते हैं x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1,3। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है? a इज इक्वल टू a e i o u, b इज इक्वल टू a b c। तो इनमें कॉमन आप देख रहे हैं कि a एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में केवल a लिखा जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सेट a, जिसमें एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसमें सभी नेचुरल नंबर्स लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 को आप लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 3 बार डॉट लगाएंगे तो ये टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद सेट बी क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको 6 से कम, और 6 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इनमें कॉमन क्या है बच्चों? जो 3 के मल्टीपल्स हैं वही कॉमन आएंगे, तो केवल 3 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तक के ही एलिमेंट्स हैं और 5 तक 3 का मल्टीपल केवल एक आता है 3। इसलिए आप कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 3। ये सिंगलटन सेट है। अकेला 3 नहीं बोल सकते आप, ये सेट की फॉर्म में है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब सेट्स पे ऑपरेशन होता है तो हमें सेट मिलता है, एलिमेंट नहीं, सेट मिलेगा। सेट के अंदर एलिमेंट लिखना है आपको। उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट में। फोर्थ क्या है? a इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू है। उसके बाद सेट बी को हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर जो कि 7 से आएगा, 7, 8, 9, तो 3 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये लेस देन 10 होना चाहिए, तो 3 ही एलिमेंट हैं, 7, 8, 9। अब आपको क्या करना है? a और b का इंटरसेक्शन बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। और डिसजॉइंट सेट्स में मैंने आपको बताया था जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाए, फाई। तो अगर ये एम्प्टी सेट आता है इंटरसेक्शन, देन वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन b इज एन एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का यहाँ पे जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों? a इंटरसेक्शन b, ये फाई आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ क्या है? a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज 5। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन आएगा 5, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट। b के अंदर कुछ भी नहीं है, a के अंदर है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम ऐसा सेट लेंगे जो एम्प्टी है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 इफ b इज 5। इसका यह मतलब भी हुआ कि अगर एक सेट हमारा एम्प्टी है, उसका किसी दूसरे सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा 5 आता है। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है हमारी सेट ऑपरेशंस पे। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। सेट a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है और d गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d। तो प्यारे बच्चों, यहां तक एक जैसे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। इनमें इंटरसेक्शन देखना है तो आप क्या करेंगे? जितने भी सेट्स का इंटरसेक्शन है उन सब में हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। सभी में अगर 4 सेट्स पे इंटरसेक्शन अप्लाई किया गया है तो उन 4 सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं का सेट उनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो इस ढंग से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें थर्ड पार्ट को रेंडमली हम सोल्व करें, क्योंकि बहुत ही इजी पार्ट्स हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है? a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, ये हमें फाइंड आउट करना है, तीनों का कॉमन। तो a में बच्चों क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, ये 5 एलिमेंट्स हैं। c में क्या है? 11, 13, 15। तो पहले आपको a इंटरसेक्शन c देखना पड़ेगा कि a और c में कॉमन कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं 11, 13, 15, तो केवल 11 ही इनमें कॉमन है। दोनों में a और c में एक ही एलिमेंट कॉमन है, 11। ठीक है बच्चों, अब हम c और d में देखते हैं। अब c और d में आप देखेंगे 11, 13, 15, 15, 17, तो इन दोनों में 15 है, लेकिन a और c में 11 था। तो तीनों की बात करें a c d, तो इनमें 11 कॉमन नहीं है। या फिर जैसे आपने a और c में देखा कि a और c में 11 कॉमन है, तो वो d में भी होना चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। तो 11 सेट d में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए a c d का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे ही आप बाकी ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें से मैं एक पार्ट आपको और सोल्व कर देता हूं, बाकी पार्ट्स आप होमवर्क के तौर पे सोल्व करेंगे।
जैसे अब हम एक पार्ट और लेते हैं, 10th पार्ट, इसको हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो प्यारे बच्चों, जैसा ब्रेसिस में इंक्लोज्ड है A यूनियन D, तो पहले आप A और D का यूनियन कर लीजिए। तो A और D का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, A के सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, और फिर D के साथ यूनियन करना है तो D के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 15, 17, 15 और 17। ये पहले कहीं लिखे हुए नहीं हैं, इसलिए हमें लिखने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। तो 15, 17 हो गया A यूनियन D। और अब आपको क्या करना है, B यूनियन C भी फाइंड आउट करना है। ये तो हो गया A यूनियन D। अब हम देखेंगे B यूनियन C। तो B यूनियन C में B और C दोनों के कॉमन एलिमेंट्स तो लिखने ही होंगे, साथ ही साथ सभी एलिमेंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि B और C का यूनियन है, उनको मिलाना है, सम्मिलन है। तो पहले B के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11, 13। उसके बाद C के एलिमेंट्स लिखते हैं 11, 13, 15। 11 पहले लिख चुके, 13 लिख चुके, तो फिर 15 अलग बचेगा, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं, 7 है, तो एक कॉमन हो गया, फिर 9 है, फिर 11 है बच्चों कॉमन दोनों में, फिर 15 है, 13 नहीं है, 17 नहीं है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किए हैं, ये सारे नंबर्स इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15। तो इस ढंग से इनका इंटरसेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि पहले आपको यूनियन फाइंड आउट करना है जो ब्रेसिस में है, और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इस ढंग से आप कर सकते हो। जैसे आपको 9th पार्ट करना है तो पहले A और B का इंटरसेक्शन कर लो, B यूनियन C का यूनियन कर लो, फिर ये एक सेट आएगा, ये एक सेट आएगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो इस ढंग से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप 8th पार्ट में क्या है, पहले आप जो ब्रेसिस में B यूनियन D है, इन दोनों का यूनियन करके एक सेट आएगा, उस सेट को राइट डाउन करो और फिर सेट A के साथ इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देख लो। तो इस ढंग से आप जितने भी ऑपरेशंस हैं इन सबको इवेलुएट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, स्टे विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।